फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। मैं सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 दैट इज़ बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को इन वन शॉट रिवीजन फॉर प्रिपेयरिंग 2024-25 बोर्ड्स। ओके, तो विदाउट टेकिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अभी हमें ये जानना है कि इस चैप्टर में हमें ध्यान किस पे देना है। देखो, तीन एस्पेक्ट है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो माइकल फैराडे इन्होंने दिया है। उसी के साथ साथ आपको ये समझना है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इस एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे कर रहे हैं। नाउ चैप्टर का नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इसका मतलब इसमें हम दो पैरामीटर पढ़ रहे हैं। एक, हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल मेथड। और दूसरा रीन्यूएबल सोर्सेस, यानी जो ग्रीन एनर्जी के नाम से जाने जाते हैं, जो इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो सब में पहले आपको ये समझ कर लेना है कि इस टॉपिक पर, ये इस चैप्टर पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सब में पहले जो कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, जो कन्वेंशनल मेथड्स है उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के डिसएडवांटेज की वजह से हम गए हैं टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। तो आपको गिव रीजन में पूछा जा सकता है कि दिस इज द टाइम वी शुड गो फॉर द ग्रीन एनर्जी, और हमें ग्रीन एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए या यूज़ करना चाहिए वगैरह वगैरह। सो इन सब के जो कन्वेंशनल मेथड है उसके डिसएडवांटेज ही ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए रीज़न है, तो ये याद रखिए। उसके बाद में आपको देखिए चैप्टर में जितने भी तरीके दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, ठीक है, हर इसमें उन्होंने दो चीज़ें आपको मेंशन करवाई है। एक, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एक चीज़ आपको मेंशन कराई है। और दूसरा मेंशन कराया है इंस्ट्रूमेंटेशन की, कैसे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एनर्जी जो है वो आगे आगे जा रही है। तो ये दोनों चार्ट आपको अच्छे से करने हैं। हर इसके लाइक थर्मल पावर प्लांट के करने, न्यूक्लियर पावर प्लांट के करने, हर इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फोटोवोल्टाइक सेल, इन सब के आपको ये याद से करना है। अगर आपको नोट में आया कि थर्मल एनर्जी पावर प्लांट जो है उसको एक्सप्लेन करो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले हेडलाइन कुछ देने हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है और फिर ये ड्रॉ करना है। और फिर इसको एक दो पैराग्राफ में, एक दो लाइंस में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और आपको इसे भी ड्रॉ करना है। जब आप ये ड्रॉ करोगे ना, तो व्हाट विल हैपन, इट विल इम्पैक्ट ऑन द इन्विजिलेटर, इट विल इम्पैक्ट द चेकर। जो आपका पेपर चेक कर रहा है ना, उसको इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस 99% से बढ़ जाएंगे। अब याद रखो, ये वाले जो डायग्राम्स आते हैं ये आपको ड्रॉ नहीं करने होते हैं। ये आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं कि आपको ये डायग्राम दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी डायग्राम है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन से डायग्राम क्या क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस में कैसे एनर्जी बन रही है। पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे भी आपको ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट अच्छे से याद करके जाना है। और आप अगर इसको अच्छे से याद कर लो ना, तो हम पैराग्राफ में इसे कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ कर ले लो कि डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने ही रखने हैं। ओके, चाहे शॉर्ट नोट आए 2 मार्क के लिए आए या 3 मार्क के लिए आए, डिसएडवांटेज आपको लिखने ही है, क्योंकि इन्हीं डिसएडवांटेज की वजह से ही हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ रहा है। ओके, तो अब पहले कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं। सब में पहले जो कन्वेंशनल मेथड है वो थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो यहाँ पे होता क्या है, हम फ्यूल एज अ कोल का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, उसको जलाते हैं, जलने की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगी, दैट इज़ द थर्मल। हीट जनरेट हुई तो जो बॉयलर है उसमें क्या प्रेजेंट है, पानी, वो गर्म हो जाएगा, स्टीम जनरेट करेगा। उस स्टीम को हम चैनलाइज्ड करते हैं टुवर्ड्स द स्टीम टरबाइन, उस वजह से स्टीम टरबाइन मूव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जनरेटर एक्टिवेट हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हो जाएगी। मीनवाइल स्टीम टरबाइन से स्टीम को जो है वो कूलिंग टावर की तरफ भेजा जाएगा, जहाँ पे स्टीम फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको बॉयलर की तरफ ले जाया जाएगा ताकि पानी कम वेस्ट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एनर्जी फ्लो क्या है इसका, केमिकल एनर्जी इन कोल कन्वर्ट्स इनटू थर्मल एनर्जी, कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी टरबाइन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सिंपल है समझने के लिए। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है कि
ज़्यादा हम निकाल रहे हैं, ये इसके सोर्सेस लिमिटेड हैं, ये एयर पोल्यूशन फॉर्म करता है, ये सूट फॉर्मेशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूटी स्मेल देता है, तो ये सूट फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से एस्थमा, लंग कैंसर ऐसी चीज़ें हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट भी वो रिलीज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें पोल्यूटेंट है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। इसका थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि रिजर्वर जो है ये लिमिटेड है, कोल लिमिटेड है। तो फ्यूचर में कोल ख़त्म हो गया तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करेंगे, तो अल्टरनेटिव वे हमें निकालना ज़रूरी है। उसके बाद में सेकंड आया है आपको पावर प्लांट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ये बहुत ऐसी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चार्ट देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हम यूरेनियम या प्लूटोनियम को ऐड करते हैं। सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, यहाँ से जो हीट जनरेट होगी या जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी से हम वाटर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उससे स्टीम बनेगी। स्टीम टरबाइन की तरफ चैनलाइज्ड की जाएगी, वहाँ से जनरेटर के पास जाएगी, वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। मीनवाइल सेम थर्मल एनर्जी के जैसे कि स्टीम टरबाइन से वाटर स्टीम को क्या किया जा रहा है, कूलिंग टावर भेजा जा रहा है बैक टू द वाटर एंड अगेन सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन। यहाँ पे बॉयलर मत लिखना, यहाँ पे बॉयलर नहीं होता है, यहाँ पे सिस्टम होती है। यहाँ की एनर्जी कैसे, फिर न्यूक्लियर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन एंड देन अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ कर लेते हैं कि एग्जैक्टली घटना क्या घट रही है। अब होता क्या है, यूरेनियम 235 जो है, जब हम उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो वो बन जाता है यूरेनियम 236 जो रेडियो एक्टिव है। जैसे ही वो यूरेनियम 236 बनता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से वो बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी 200 MeV इतना रिलीज करता है। ये 3 न्यूट्रॉन आगे के 3 यूरेनियम 235 पर बम्बार्ड हो जाएंगे, उनका कन्वर्जन यूरेनियम 236 में हो जाएगा और इवेंचुअली ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है ये बंद नहीं हो सकती, क्या हो सकती, अगर आप लिमिटेड सोर्स ऑफ यूरेनियम दो, लाइक 12 दो, 12 खत्म हो गए यूरेनियम, देयर विल बी नो यूरेनियम टू गेट कन्वर्ट इनटू 235 टू 236। न्यूट्रॉन रहेंगे बट यूरेनियम नहीं रहेंगे। इस तरह से हम इसको कंट्रोल वे में कर सकते हैं। इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ें की जाती है। बट इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर फ्यूजन के वक्त रेडियो एक्टिव इमिशन जो हो रहा है वो अगर ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है, मोस्ट डेंजरस डिजास्टर हो सकता है। उसी के साथ साथ फ्यूजन के वक्त रेडियो एक्टिव हार्मफुल रेडिएशन इमिट आउट होता है जिसको सही से डिस्पोज करने की कैपेबिलिटी अभी तक हमारे पास नहीं। हमें नहीं पता है कि हाउ टू डिस्पोज न्यूक्लियर वेस्ट। इस पे काम चल रहा है बट 100% अश्योरिटी नहीं मिली। और एक्सीडेंट का तो मैं आपको बता ही चुकी कि ये जानलेवा हो सकता है और वेरी 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 हार्मफुल हो सकता है, राइट। सो ये 2 डिसएडवांटेजेस है न्यूक्लियर के। थर्ड आता है पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्रेस्ड एयर को प्रेशराइज करेंगे। प्रेशराइज्ड एयर जो है उसको कॉम्प्रेस्ड करेंगे, कंबशन चैम्बर में भेजेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशराइज्ड एयर नेचुरल गैस को जलाया जाएगा। कंबशन होने की वजह से, हीट जनरेट होने की वजह से, टेम्परेचर जनरेट होने की वजह से जो एयर है उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसको चैनलाइज्ड किया जाएगा टूवर्ड्स द गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन जनरेटर तक के तरफ जाएगा, जनरेटर को घुमाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। अब ये सेफ है क्योंकि इसमें से हार्मफुल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल पोल्यूटेंट नहीं निकलते, बट इसके सोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो इस वजह से ये ग्रीन एनर्जी कंसिडर नहीं किया जाता है। इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे, केमिकल एनर्जी इन नेचुरल गैस, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंडरस्टूड, ठीक है। डायग्राम्स अच्छे से देख कर जाइए क्योंकि इसी डायग्राम के बेस्ड आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ सकता है कि कौन से इसमें कौन सा तरीके का डायग्राम है, कैसे इक्विपमेंट्स है और किस तरह से आपको उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
उसके बाद में दिस इज़ द वे, जो मैंने आपको बोला था कि आपको पूछा जा सकता है कि वाई टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, वाई टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी। सो देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फॉसिल्स फ्यूल को बार बार निकालने की वजह से उनके जो सोर्सेस है वो लिमिटेड हो चुके हैं। आने वाले 200-300 साल तक शायद ये ख़त्म भी हो जाए। तो इस वजह से हमें ऐसे सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना है जो रीन्यूएबल है, नेवर एंडिंग है और जिसका इन्वायरमेंट में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है भी तो निग्लिजिबल है, कंसिडरेबल है। ठीक है, इसलिए हमें टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी जाना है। अब ग्रीन एनर्जी के लिए हमारे पास क्या बचता है फिर? ग्रीन एनर्जी के लिए हमारे पास बचते 3 चीज़ें। एक विंड जो रीन्यूएबल है, नेवर एंडिंग। सोलर एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल है, या फिर हम कह सकते हैं नेवर एंडिंग है क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन ओनली। एंड द वाटर, तो वाटर साइकिल में ये भी रिन्यूड हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम करके एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं। सब में पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ज़्यादा करके ये वाली डायग्राम पूछी जाती है, ABC का लेबलिंग आपको कराने लगाया जाता है और इसको एक्सप्लेन करना होता है, या फिर आपको ये पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और अ पावर प्लांट इज़ अ ग्रीन एनर्जी और नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दो, कुछ इकोलॉजिस्ट के हिसाब से इट इज़ अ ग्रीन एनर्जी, कुछ के हिसाब से इट इज़ नॉट अ ग्रीन एनर्जी। ओके, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बेसिस पे ये कंक्लूजन हम दे सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? कोई भी फ्यूल बर्न नहीं होता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, कोई पोल्यूशन नहीं होने वाला है, देर इज़ सफिशिएंट वाटर स्टोरेज, तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ डोमेस्टिक वाटर भी अवेलेबल हो जाता है। उसी के साथ साथ फिशिंग वगैरह करने के लिए भी प्लेस अवेलेबल हो जाती है। तो साइड बिजनेस भी, छोटे मोटे बिजनेस भी रन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। बट पर प्रॉब्लम क्या है? बैक वाटर स्टोरेज की वजह से डैम का जो इर्द गिर्द का एरिया है, वहाँ के जो विलेज जैसे टाउन है वो पानी में सबमर्ज हो जाते। इस वजह से पॉपुलेशन को हमें किसी और जगह रिहैबिलिट करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ ऐसा भी हो जाता है कि जो फर्टाइल लैंड है, जो फॉरेस्ट है, वो सबमर्ज्ड हो रहा है इन वाटर। तो ये एक तरीके का नुकसान ही है। उसी के साथ साथ हम पानी को रुका देते हैं, तो आगे के जो लाइफ है, लाइक जंगल है या आगे के कस्बे है, गाँव है, उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता। तो ये अफेक्ट हो सकते हैं, ये अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, पानी को स्टोर किया जा रहा है, यहाँ से पानी को छोड़ा जा रहा है, यहाँ से पानी को छोड़ा कि क्या होगा वहाँ पर? तो यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। जब यहाँ पे इसे स्लिट हटा दी जाएगी तो वो स्पीड में आगे जाएगा, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर। यहाँ पे वाटर टर्बाइन है जिसको क्या किया जाएगा? मूव किया जाएगा बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास हो जाएगी। ठीक है, इसका एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर कभी कभी फिश जो है वो अटक जाती है, तो ये यहाँ पे फिश का डेथ हो जाता है। बट ठीक है, वो जो है वो काउंटर पार्ट है, राइट। सो आफ्टर दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सेकेंड आता है काइनेटिक एनर्जी, इस्तेमाल हम कर रहे हैं विंड की डायरेक्टली। तो विंड ये एक सेकेंड सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी है जिसमें विंड एनर्जी और विंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी के साथ वो विंड टर्बाइन को मूव करेंगी जिसको लार्ज फेंस है, फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, दैट्स इट। ये बहुत सिंपल है, इसको ये डायग्राम आपको अच्छे से करके जाना है। जितना स्पीड में ये फिन घूमेंगे उतना ज़्यादा गियर शाफ्ट घूमेगा, उतना ज़्यादा टरबाइन जो है वो मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इन विंड, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी सिंपल वे। यहाँ पे ये याद रखना आप लोग कि विंड टर्बाइंस विद द कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट 7 मेगावाट, दैट इज 7,000 किलोवाट इज अ कमर्शियली अवेलेबल, और विंड वेलोसिटी के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो ये फैक्टर जो है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, इस बेसिस पर आपको काम करना है, ये ध्यान में रखिए। इसमें आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि विंड एनर्जी इज़ अ क्लीन एनर्जी सोर्स, बट विंड वेलोसिटी जो है वो हमेशा वैसे की वैसे नहीं मिलती, तो इसलिए थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस हमें मिलते हैं। थर्ड आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। तो इसके दो तरीके हैं, एक हम सोलर फोटोवोल्टेइक सेल का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हम विद द हेल्प ऑफ जनरेटर करने वाले हैं।
तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल ही ऐसे सेल होते हैं जो सिलिकॉन से बनते हैं, स्पेशल सेल होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, और इनमें कैपेबिलिटी होती है डायरेक्टली सनलाइट से डायरेक्ट करंट बनाने की। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये चीज़ समझ कर लेनी है कि जनरली इनका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने डायमेंशन वाला अगर आपके पास फोटोवोल्टाइक सेल है तो वो 3 एम्पियर इतना करंट जनरेट कर सकता है, 0.5 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये इस पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत फेवरेट टॉपिक हो जाता है। अगर आप सेल को एडजेसेंट लगाते हो, सीरीज में लगाते हो, एक के पीछे दूसरा, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा, करंट ऐड नहीं होगा। बट अगर आप लगा रहे हो इन द पैरेलल, लाइक एक ऊपर एक नीचे ऐसे लगा रहे हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा बट करंट ऐड ऑन हो जाएगा। तो बेसिस ऑन दिस हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेल अरेंज कर सकते हैं हमारे हिसाब से, हमें जितने पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और जितना करंट बनाना है उस हिसाब से। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे सोलर सेल, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एसी पावर। इन्वर्टर क्यों चाहिए, ताकि डीसी करंट का कन्वर्जन एसी डायरेक्ट करंट का कन्वर्जन अल्टरनेटिव करंट में किया जा सके। नेक्स्ट आता है सोलर थर्मल पावर प्लांट, जिसमें हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटर सनलाइट को एक जगह पे गैदर करेंगे, फिर एब्जॉर्बर से सनलाइट को कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे, उसकी वजह से वाटर बॉईल होगा, स्टीम जनरेट होगी, स्टीम टरबाइन के पास वो स्टीम जाएंगी और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ थर्मल और सोर्स ऑफ हीट इज द सनलाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सोलर कुकर देखा ही होगा, सोलर वाटर हीटर देखा होगा, तो वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, राइट। उसके बाद में ये थोड़ा सा एक बार देख के चले जाइए, इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते बट एक बार ओवरलुक आप कर सकते हो। तो इस पूरे चैप्टर में आपको फोकस किस पे करना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन, एंड उसी के साथ साथ आपको इस पर भी फोकस करना है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ये सारे सेगमेंट को अगर आप सही से कर लो तो ये चैप्टर सब में आसान चैप्टर आपका कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि ये टू द पॉइंट चैप्टर है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जेन्युइन क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम देखने वाले हैं 6th चैप्टर, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जिसमें हम ट्रिक्स एंड टिक्स देखेंगे कि कैसे हम सारी चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन को, फाइलम्स के हर एक कैरेक्टर को कैसे याद रख सकते हैं। और तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड यस स्टडी स्मार्टली। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।